सब्र और आपसी सौहार्द मानो हमारे जीवन, हमारे व्यवहार में से खोता जा रहा है। आज लोगों को देखो तो हर चेहरे पर तनाव और आंखों में गुस्सा है। छोटी छोटी नोकझोंक और झड़प में भी लोग अपना आपा खो देते हैं। हर बात में मानो आग उगलते हैं और कई बार रोजमर्रा के ऐसे ही तनाव में जाने अनजाने दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं होता, पर वो घात लगाकर बदला लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी इंसान छोटी से छोटी बात को अपने दिलो दिमाग से मिटने नहीं देता। गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत इसे पाल कर रखता है और फिर उसे एक ऐसे भयानक मुकाम पर ले जाते हैं जहां से एक नहीं कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और शर्मिंदा होने वाली बात तो यह है कि कभी कभी वो बात इतनी छोटी और बेमतलब होती है कि इंसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसने किस बात की कीमत चुकाई है। ये लीजिए सर। सर आपके वे 7,480। सर इस बार दिवाली की ये हमारी दुकान की सबसे बड़ी खरीदारी है और इस बार इतने पटाखे पूरे मोहल्ले को बहरा करने का प्लान है क्या? अरे अरे अरे, तुम क्यों चाय बना रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं बना देती हूँ। अरे दादी मैं बना लेता हूँ। देखो ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ अपनी बीवी को। अभी सिर्फ 5 दिन हुए तुम्हारी शादी को। हाँ, अभी से उसे ऐसी आदतें डाल दोगे तो आगे जाकर तुम्हारे सर पे नाचेगी। दादी आप भी ना टिपिकल टीवी सीरियल की सास बहू की तरह बातें कर रही हैं। आप तो जानती हो जब मैं बैंगलोर में अकेला था, जॉब करता था, तब खुद की चीजें खुद ही किया करता था। बेटा उस वक्त तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, तब भी तुम लगे हुए हो। अरे दादी बीवी है वो, नौकरानी नहीं। और आप भी इतना टेंशन मत लो, आप चल के बाहर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए भी गर्मा गर्म चाय ले आता हूँ। करो जो मन में आए तुम्हारे, हमारा क्या, हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे। The government has decided कि इस बार 12th स्टैंडर्ड के लिए पूरा सिलेबस आएगा, so you have to prepare the children for that. Excuse me. आप इसे अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दीजिए और स्टैम्प और सिग्नेचर ले लीजिएगा। Sure, मैम। थैंक यू। जल्दी आओ जल्दी। अरे ये फोन के आवाज आ रही कहीं से। ये तो माता जी की बहू है। चल ले। हेलो रिया बेटा। हाँ भाभी जी, अरे आपके घर में ब्लास्ट हुआ है। आइए साहब। चलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? वो तो पता नहीं साहब, बड़ी जोर का धमाका हुआ था, किचन का विंडो तक उड़ गया। हम लोग यहाँ आए तो देखा किचन में से धुआं निकल रहा है, तो लगा शायद सिलेंडर फट गया है। पर अंदर जाके देखा तो सिलेंडर तो ठीक ठाक है। कौन कौन घायल हुआ? उपाध्याय जी की माँ और उनके बेटा और बहुत बुरी तरह घायल हुए। कहाँ है वो लोग? उपाध्याय जी से बात हुई है, वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। इसमें धमाका हुआ? पड़ोसियों का कहना सही है, सिलेंडर या कुकर नहीं पड़ा है
और जिस तरह से चारों तरफ राख और पटाखे की स्मेल है, बॉम्ब या बारूद हो सकता है। प्रसाद सर। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। जी सर। बेटे का संभालना। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में रहने वाले उपाध्याय परिवार पर जैसे कहर टूट पड़ा था। उनकी बूढ़ी मां और उनका बेटा शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सिर्फ 5 दिन पहले ही शेखर की शादी हुई थी। परिवार में अब तक जश्न का माहौल था कि किसने इनकी खुशियों को इस तरह आग के हवाले कर दिया था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा भी कोई हादसा हो सकता है। मां जैसी सास और मेरा बेटा तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, सबसे प्यार से रहता था। ये दोनों हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। हंसते खेलते इंसान सफेद चादरों में लिपट गए और मेरी बहू रिया, उसके तो हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। शादी के 5 दिन बाद वो विधवा हो गई, उसका सुहाग उजड़ गया। सर, मिस्टर उपाध्याय के फैमिली बैकग्राउंड चेक करने के लिए हमने घर के आसपास जाके पूछताछ की। पता चला कि मिस्टर उपाध्याय एक प्रोफेसर है और अमोदिनी बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड कॉलेज की प्रिंसिपल है। बेटा इंजीनियर था, घर में बुजुर्ग दादी भी थी और बहू तो अभी भी 5 दिन पहले शादी होकर घर आई है। ये उपाध्याय फैमिली काफी शरीफ और पढ़ी लिखी लगती है। सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धमाके में गन पाउडर यूज हुआ है, वो बारूद जो दिवाली में पटाखे और आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह का धमाका हुआ उसे देखकर तो ये लगता है कि काफी मात्रा में पटाखे खरीदे गए होंगे। एक बात तो साफ है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। फिर इस धमाके की क्या वजह हो सकती है? सुभाष, एक काम करो, आसपास जितने भी पटाखे की दुकानें हैं वहां जाकर पता करो क्या किसी संदिग्ध आदमी ने काफी मात्रा में पटाखे खरीदे थे। सर। इंस्पेक्टर, रिया को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शी इज वेरी वीक, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। डॉक्टर, रिया जैसे ही बयान देने की कंडीशन में आ जाए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि कल्प्रिट का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके, श्योर। थैंक यू। आपके बेटे की या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा? नो सर, बोलो हमारे किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर। मेरा बेटा शेखर किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, वो झगड़ा क्या करेगा सर। और आपकी बहू रिया? वो तो अभी 5 दिन पहले शादी करके आई थी, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, जितना हम जानते हैं उस हिसाब से तो उस बेचारी का किसी के साथ कोई लेना देना तक नहीं है सर। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? वही जो रोज होता है। मैं और देवाशीष कॉलेज के लिए निकल रहे थे और देवाशीष जल्दी करो, मुझे काउंसलिंग मीटिंग के लिए देर हो रही है। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। क्यों खामखा शोर मचा रही हो? ये टाई ढूंढ रहा था मैं अपनी। बताया प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है हमारी। अरे जा रहे हो तुम लोग? लंच तो लेकर जाओ, वरना बाहर का सड़ा हुआ खाना खाओगे और बीमार पड़ जाओगे। थैंक यू। अरे शेखर, रिया, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज अचानक? आपको सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गए। अंदर आ जाए। हाँ,
दादी, शेखू मेरा बच्चा, मेरी फिल्मी दादी। कैसा है तू? बस ठीक है, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, देख ले। अरे बड़ा अजीब है ये दोनों। एक हम थे जो शादी के बाद हनीमून करके घर आने को मन नहीं करता था, ये दोनों है जो हनीमून खत्म होने से पहले ही घर आ गए। कमाल है ये तो। हाँ भी ना। लगता है रिया बेटा को मेरा जोक पसंद नहीं आया ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं अरे आप भी ना, बच्चे अभी अभी आए हैं, सफर से थके हुए होंगे और आपने जोक स्टार्ट कर दिया। चलिए मुझे देर हो रही है, बच्चों आप लोग रेस्ट करो, हम शाम को मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। आप भी ना। उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा कभी लगा तो नहीं। हम रिया को शादी के 1 साल पहले से जानते थे, सब कुछ ठीक था, शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों खुश थे जब हनीमून के लिए गए। जब लौट कर आए तो रिया का मूड कुछ ठीक नहीं था, पर हमने सोचा कि शाम को आकर शेखर से बात करेंगे, पर वो शाम को मेरी बेटी रिया, ये सब क्या हो गया बेटी? नहीं पता कैसे हुआ, क्यों? शेखर और रिया कैसे हैं? और माँ जी? शेखर और माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और रिया? रिया इस वक्त आईसीयू में है। रिया गुस्से में क्यों थी? क्या हो सकता है? कहीं ये चोट खाए आशिक वाला मामला तो नहीं है जो उसे हनीमून पर परेशान कर रहा हो और अब उस बात का बदला लेना चाहता हो सकता है सर। सर सुभाष बोल रहा हूँ। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब एक कार्डबोर्ड बॉक्स में प्लेस किया गया था और उस बॉक्स के एक टुकड़े पर एक कुरियर कंपनी का लेबल लगा है सर। सर जिसने भी ये कुरियर भेजा है इस टुकड़े पर उसका नाम नहीं लिखा है। कुरियर कंपनी कौन सी है और कहां से आया था? सर भिलाई से आया है, जिफी कुरियर। पता करो इस कंपनी का लोकल ऑफिस कहां है और अपनी एक टीम भिलाई भेजो, शायद वहीं से कातिल का पता चले। सब सर, हम लोग रिया के पेरेंट्स हैं। कुछ पता चला ब्लास्ट की वजह क्या थी? क्या हुआ, कैसे हुआ? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, रिया से बात करनी थी हमें, क्या उसे होश आ गया? हाँ, रिया को होश आ गया, अब मिल सकते हैं, आइए। सर प्लीज आप लोग यहीं रुकिए, हमें उससे बात करनी थी। रिया, रिया हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे लिए बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। क्या तुम बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था? हम वापस आए, मम्मी पापा कॉलेज गए, शेखर किचन में चाय बनाते हैं और मैं बेडरूम में अनपैक करने। अरे रिया, तुम चाय पियोगी? मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे शेखू देख, जब तू हनीमून पर गया था ना, तेरे लिए गिफ्ट आया था। गिफ्ट मेरे लिए? हाँ। अरे रिया, हमारी शादी का एक और गिफ्ट आया है, जरा बाहर आओ। किसने भेजा है? अरे भाई आजकल का अच्छा है, शादी में ना जा पाओ गिफ्ट भेज दो। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। दादी, आपके जमाने में गिफ्ट कहाँ हुआ करते थे, बस लिफाफे होते थे। ज्यादा बातें मत बना, खोल खोल देख इसमें क्या है, देख। अरे खोल ना ये।
रिया, तुम शेखर से किस बात पे नाराज थी? नाराज नहीं। लेकिन शेखर के माँ बाप का कहना है कि जब तुम दोनों घर वापस लौटे तुम्हारा मूड खराब था, शायद तुम दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर प्लीज बाद में बात कीजिए। मैं ठीक हूँ। हनीमून से जल्दी नहीं आना चाहती थी। मैं जानती थी कि घर आने पे कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते शेखर बैंगलोर चले जाएंगे। 1 महीना सब सेटअप करेंगे और फिर मैं वहाँ जाऊंगी। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की पर घर वालों की याद आने लग गई। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 दिन पहले सरप्राइज देने आएंगे। मैं वापस नहीं आना चाहती थी। आते वक्त हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। क्या शेखर ने तुम्हें कभी बताया उसे किसी ने कोई धमकी दी हो या किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मनी? नहीं। एक साल पहले सगाई के 1 हफ्ते बाद जब मैं शेखर से फोन पे बात कर रही थी तब। रिया, पता है तुमको मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूं और जब आंखें खोलूं तो मेरी आंखों के सामने तुम ही हो। बैडली मिसिंग यू यार। तो फिर आ जाओ ना। अगर अभी निकलोगे बैंगलोर से तो कल सुबह तक पहुंच भी जाओगे और फिर हम दोनों एक रोमांटिक डिनर पे चलेंगे। सच्ची? एक सेकेंड ना रिया, 1 सेकेंड। रिया, सेकेंड लाइन पे ना एक कॉल आ रही है, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन कर। हाँ, हेलो। हेलो रिया। तो आ रहे हो? डिनर की सारी तैयारी करके रखूंगी। सुनो ना, सेकंड लाइन पे जो अभी कॉल आई थी वो एक लड़के की थी। वो मुझे बोल रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। क्या तुम बता सकती हो कौन था वो लड़का? इंस्पेक्टर, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज प्लीज बाहर आइए। शेखर को किसी लड़के ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या वो रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था? मेरी बेटी ऐसी नहीं। आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? पापा, पक्का वो आनंद ही होगा। पक्का वो आनंद ही होगा। वो रिया के पीछे पागल था। वो पागल था। पर मेरी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो आप प्लीज 2 मिनट चुप रहिए। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, 1 साल पहले की बात है। हाय रिया। हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो ना, मतलब कुछ बात। कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी पीते पीते बात भी कर लेंगे। देखो आनंद, मैं तुम्हें 1 बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। रिया, रिया बेटा, क्या बात है? इतनी गुस्से में क्यों है? उस बेवकूफ आनंद की वजह से। आज फिर से उसने मुझे रास्ते में रोका, फिर कॉफी पीने की बात कर रहा था। परेशान कर रखा है उस लड़के ने। रोड पे लड़की कॉफी पिलाने का बहुत शौक है ना तेरे को? भाई, मतलब क्या तेरा? अरे भाई झगड़ा मत कर। दूर है मेरी बहन से, समझा तू? क्या मतलब है? अबे इतना मारूंगा कि कॉफी पीना भूल जाएगा तू।
तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि शेखर को आनंद ने जान से मारने की धमकी दी थी? जी। आनंद का एड्रेस और फोन नंबर दो हमें। जी सर। सर मैं रिया को बहुत चाहता था, मैंने सब तरीके अपनाए उसे पाने के, लेकिन जब पता चला कि उसकी शादी शेखर से हो रही है तो सर समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने शेखर को फोन कर दिया। तूने उसे फोन करके धमकी दी और फिर उसे मार दिया, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर ये बात सच है कि मैंने उसे भला बुरा कहा था, पर मैं बहुत दुखी था। फिर घर वालों ने समझाया कि लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैंने कोलकाता में जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने कोलकाता में नौकरी कर ली। मैं वहां चला गया। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं भुवनेश्वर आया हूँ और सर कल वापस जाने वाला हूँ। जाने वाला हूं नहीं, जाने वाला था, क्योंकि तू यहाँ छुट्टी पे नहीं शेखर को मारने यहाँ आया था। तू पकड़ा गया और अब तू हमारा मेहमान बन के रहे। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू। भरोसा करिए, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। इसको बैठा के रखो सर। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन निकालो। सर गलतफहमी हुई आपको। सर मैंने किसी को नहीं मारा। सर आप जिस कुरियर की बात कर रहे हैं वो कुरियर किसी आर के शर्मा ने भेजा था। श्योर आर के शर्मा ने भेजा था? ठीक से चेक किया? यस सर, आर के शर्मा ने 15 फरवरी को हमारे भिलाई ब्रांच से कुरियर भेजा था और हमें यहाँ पर भुवनेश्वर में 17 फरवरी को कुरियर मिला था। जब आपको कुरियर 17 फरवरी को ही मिला था तो आपने डिलीवरी 20 फरवरी को क्यों किया? एक्चुअली सर हमने 17 फरवरी को कुरियर डिलीवरी के लिए भेजा था, लेकिन वो घर बंद था इसलिए कुरियर वापस आ गया। और सर रिकॉर्ड के हिसाब से देवाशीष उपाध्याय ने वो पार्सल लिया था। ये देखिए सर। अगर आपको इस बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर लिखिए। कब तक रिया से हम इस बात को छुपाएंगे? जब भी उससे मिलने अंदर जाती हूँ बस एक ही सवाल, शेखर कैसा है, दादी कैसी है? अब तो उससे मिलने से मुझे डर लगने लगा है। छुपाना पड़ेगा बहन जी। ये बात सुनकर रिया की हालत और खराब हो जाएगी। बेटे को खो चुकी हूँ, बहू को नहीं खोना चाहती। एक बार वो खतरे से बाहर आ जाए फिर उसे बता देंगे। प्रिंसिपल मैम तो बहुत अच्छी हैं, उनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो है ही इतनी अच्छी। मेरी बहू रिया, उसकी सुहाग की मेहंदी अस्पताल में उतर रही थी। जब उसे पता चलेगा कि उसका सुहाग नहीं रहा तो आज के बाद न वो उसे छू पाएगी, न देख पाएगी, न सुन पाएगी, तो उसका क्या हाल होगा। मैं वो माँ हूँ जिसने अपने जवान बेटे के चित्रे देखे। वो मंजर हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। कलेजा मुंह को आता है, दिल फट पड़ता है। पर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वजह नहीं मिलती कि मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। मेरे दिल को तब शांति मिलेगी जब उस इंसान को फांसी पे लटकाया जाएगा जिसने मेरे बच्चे की ये हालत की, मेरा परिवार उजाड़ दिया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। रिया शांत हो जाओ। सर मैंने अमोदिनी के कॉलेज में जाकर भी पूछताछ की। वह बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक पियोन था, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसको देख के मुझे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है
लेकिन शायद किसी से डर रहा है। इसका मतलब वो पियोन कुछ जानता है। एक काम करता हूं, कल मैं इस पियोन से एक बार मिल लेता हूं। सर न्यूज़ देखिए। लगाओ। ये उस नवविवाहिता का दर्द, उसकी चीखें हैं, जिसको आज तक पता ही नहीं था कि उसका पति मर चुका है। बॉम्ब ब्लास्ट में उसके चिथड़े उड़ गए थे। इसकी चीखें सुनकर भगवान को भी रोना आ सकता है। तो क्या पुलिस को इसकी हालत दिखाई नहीं देती? इसका दर्द से भरा और इंसाफ की गुहार लगाता चेहरा दिखता है। तो पुलिस की भूमिका पर इसके परिवार का क्या कहना है? आइए बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? अब हम क्या बताएं? जब भी सवाल करते बस एक ही जवाब मिलता है, जांच पड़ताल चालू है, जांच पड़ताल चालू है। वो शायद अपराधी को ढूंढना ही नहीं चाहते, बस वो तो बस अपनी जांच से संतुष्ट। कल को पता चला कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो हमको पता चला कि ये पुलिस अपराधी के साथ मिली हुई है, तो हमें न्याय कौन दिलाएगा? कहां जाएंगे हम? किसका द्वार खटखटाएंगे? हेलो, जैन सर। हाँ सर, अभी देखा सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ओके सर। जैन सर। सर रिया के बैकग्राउंड चेक करके पता चला कि रिया के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वरुण के बाद बिजू को बेटी चाहिए थी। जब उसके छोटे भाई के घर तीसरी बेटी पैदा हुई तो बिजू ने उसे गोद ले लिया था। वही रिया है। पता करो इस वरुण को रिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक मैं कॉलेज में पियोन से मिलके आता हूं। आ जाओ, डरो नहीं। कुछ बताना चाहते थे हमें तुम? यहाँ कोई है भी नहीं। जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साहब, प्रोफेसर सुनील पांडा प्रिंसिपल मैडम को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल मैडम ने उनकी तरक्की छीन ली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ढोलू, आई डिड नॉट गॉट माई टी। गलती हो गई सर, अभी देता हूं। ये पंडा सर, इट्स आई डिडंट गेट टी, नॉट गॉट द टी। हे यू मिस्टर शास्त्री, माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम बिगर देन यू। पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट। आई नो लोकल लैंग्वेज। मैं अपनी मातृभाषा जानता हूं। मैं अपनी मातृभाषा में लेटर लिख सकता हूं। इस बात का गर्व है मुझे। आप लिख सकते हैं क्या? शेमफुल, पुअर गाय। देखिए प्लीज आप लोग सुनील जी को इस तरह से परेशान मत किया कीजिए। वैसे भी वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि उनकी जगह मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ। सो प्लीज। आप कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं। आपके होते हुए मेरी प्रिंसिपल की सीट उस आमोदिनी को मिल गई। नहीं, एक सेकंड। आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है कि वो मुझसे बेटर है, मुझसे सीनियर है? आप कहना क्या चाहते हैं? आई एम बेटर टैलेंटेड, माई इंग्लिश ओके, आई शो यू। मैं भी देखता हूं ये आमोदिनी कितने दिन मेरी सीट पे बैठती है। मैं ये सब कुछ आपको पहले ही बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो हिम्मत अब तुमने दिखाई है उसके लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। सर पियोन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक हम लोग सुनील पांडा को उठा सकते हैं ना? नहीं, पियोन के स्टेटमेंट पे हम सुनील पांडा को नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। एक काम करो सर, ये सुनील पांडा पे नजर रखो। पता करो इसका भिलाई से कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर ये कल्प्रिट है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। ओके सर। सर ऑफ कोर्स मुझे पता है कि रिया एडॉप्टेड चाइल्ड है, और सर रिया और मुझ में कोई डिफरेंस भी नहीं है। तुम्हें रिया से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रिया के आने से तुम्हारी हर चीज बढ़ जाएगी? नहीं सर। सर रिया मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। सर मुझ में और रिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक है, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर मुझे भेजो। जी सर। ओके थैंक यू। सर कुरियर ऑफिस से फोन था। उसने बताया कि उस पार्सल की डिलीवरी को लेकर किसी ने फोन किया था।
और एग्जीक्यूटिव से काफी बहस भी की थी। और हाँ सर, उस पार्सल को किसी ने ट्रैक भी किया था। पता करो वो कॉल किस नंबर से आया था, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी चेक करो जिससे उसने कुरियर को ट्रैक किया था। ओके सर। सर, ब्लास्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, ये बात तो कंफर्म है कि कुरियर बॉक्स में ही बॉम्ब भेजा गया था। उस बॉक्स में वही मटेरियल था जो अक्सर पटाखे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उस बॉक्स में एक बैटरी और एक स्विच अटैच किया गया था जिससे बॉक्स खुलते ही ट्रिगर हुआ। और हाँ सर, एक और बात, रिया में सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि उसके कॉलेज का एक और लड़का समीर भौमिक भी इंटरेस्टेड था, जिसके खिलाफ रिया के फैमिली ने 5 साल पहले कंप्लेन लिखवाई थी। उठा लाओ उस आशिक को। ये सच है सर, मैं रिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा सर। फिर उसके माँ बाप ने कंप्लेंट की तो मेरा बहुत मजाक बना था सर। फिर तभी से मैंने कसम खाई कि उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चला गया। और फिर घूम फिर के वापस तू उसी के रास्ते में आ गया, क्योंकि तुझे उस पुरानी बेइज्जती का बदला जो लेना था। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 23 फरवरी को कहाँ था तू? सर 19 फैब से लेकर 25 फैब तक मैं मुंबई में ही था सर। मेरे दोस्त की शादी थी सर। पूरे वीक में वहीं पर था सर। आप चाहे तो शादी की वीडियोस और फोटोज देख सकते हो सर। चल माना कि तू सच बोल रहा है, अब ये बता कि बॉम्ब 17 तारीख को भिलाई से कोरियर किया गया था, उस वक्त कहाँ था तू? सर उस दिन मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा था। मुंबई जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था सर। आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। झूठ क्या है सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सच साबित नहीं हो जाता तू हमारा मेहमान बनकर ही रहेगा। नहीं सर। प्रसाद, ये रिया के माँ बाप का बैकग्राउंड चेक करो। हो सकता है रिया के माँ बाप की दुश्मनी किसी ने रिया से ही निकाली हो। जी सर। देखिए हमारी जांच अभी चल रही है। एक बात तो तय है, बॉम्ब किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया था। हाँ, बॉम्ब बनाने के लिए पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मात्रा काफी ज्यादा थी। उसी वजह से बारूद की इंटेंसिटी भी काफी हाई थी और इसी वजह से जान माल का भी नुकसान हुआ। हम कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी अपराधी तक पहुंच जाएं। यस सर, ये हमारे सेंटर का ही रिसीट है। उसका नाम आर के शर्मा था और कोई डिटेल नहीं हमारे पास। सर हमारे यहाँ तो दिन में 50 लोग आते हैं, हम सबकी पहचान नहीं रख सकते। आपके यहाँ सीसीटीवी नहीं है? और स्कैनर? अगर आपके पास स्कैनर होता तो आप देख पाते कि आप किसी के घर पर बम डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता आपकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान गई है। अब आपकी कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेन होगा। इंसान और हैवान के बीच में सिर्फ एक फर्क होता है और वो है सोच का। अच्छी सोच जहां इंसानों को जोड़ती है, बुरी सोच नफरत और दुश्मनी पैदा करती है, जो देश और समाज दोनों के लिए ही घातक है। सर, हमने उपाध्याय फैमिली के दोस्त और रिश्तेदारों से जाकर भी पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में उन लोगों में से किसी का हाथ हो सकता है। दोनों के कॉलेजेस में पता किया? जी सर, देवाशीष उपाध्याय के कॉलेज में जाके पूछताछ करके भी हमें खास कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता चला कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। और अमोदनी के कॉलेज में इंक्वायरी अभी चल रही है। सर समीर सच बोल रहा है। 19 से 25 तारीख तक वो मुंबई में ही था और उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो 17 तारीख को भिलाई नहीं गया और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स में सर कोई संदिग्ध नंबर भी नहीं मिला है। ठीक है, छोड़ दो उसे। सर वो आईपी एड्रेस एक साइबर कैफे का है। मैंने चेक किया, उसका नाम नंबर फेक है। कोई आईडी तो दी होगी उसने वहां? वो आईडी भी फेक है सर। सुभाष, इतना तो तय है कि ये आदमी जो भी है इसी शहर का, लेकिन है बहुत शातिर। भाई एक काम करो ना, क्या? ये जो पार्सल है ना,
वो सामने कुरियर कंपनी में दे आओ। अब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। नहीं साहब, ये सब काम मुझे नहीं आते। अरे भाई, इसमें मुश्किल क्या है? पकड़ो, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो पकड़ो। और ये सुनो, ये पार्सल दो, और तुम ये 300 रुपए उनके पकड़ लो, और ये तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और मैं अपना काम निपटा के 10 मिनट बाद मैं यही तुमको मिलता हूँ। 600 ग्राम। ले बेटा, उड़ीसा के बैग में डाल दे। 250 रुपए। समय ने पूछताछ की तो 16 फरवरी को सुनील पांडा कॉलेज गया, अपनी क्लास ली और हमेशा की तरह टाइम पर कॉलेज से निकल गया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17-18 फरवरी को उसका फोन स्विच ऑफ था। ये 2 दिन सैटरडे संडे की वजह से कॉलेज की छुट्टी भी थी। उसके बाद सीधा मंडे को उसका फोन ऑन हुआ। सर, मैंने वरुण से और उसके घर के आस पड़ोस में जाके पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वरुण के साथ रिया की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम थी। सर, ये एनवल पुलिस स्टेशन के बाहर मिला था, आपका नाम लिखा हुआ था, मैंने उठा लिया। क्या हुआ सर, क्या लिखा है? किसने भेजा सर? कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि ये एक लव स्टोरी थी जिसमें विश्वासघात हुआ, और ये धमाका उसी विश्वासघात का अंजाम है। ये जो भी है, हमें गुमराह करना चाहता है। सर, इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। कहीं ये उनमें से तो नहीं जिन लोगों से हमने पूछताछ की थी? पॉसिबल है सर। ये देखिए सर, आपने इन दोनों शब्दों पर ध्यान दिया, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। आमतौर पे ऐसी भाषा तो या तो ऑफिशियल लेटर्स में या फिर इंटर डिपार्टमेंटल मेमोज में यूज किए जाते हैं। या फिर MBA ग्रेजुएट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। प्रसाद, तुमने बताया रिया का भाई वरुण MBA कर रहा है। राइट सर। एक काम करो, रिया के भाई वरुण के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन चेक करो। सर। सर, एक कमाल की इंफॉर्मेशन हाथ लेके, इस केस में एक नहीं बल्कि 2 MBA है। दूसरे ने तो डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। दूसरा कौन है? सर, सुनील पांडा, अमोदिनी के कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर। जी कहिए। अरे सुनील पांडा कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। वो कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ हूँ। कौन है यार? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या हुआ है? क्या किया इन्होंने? ये शेखर और तारिणी उपाध्याय के मर्डर में सस्पेक्ट हैं। ये क्या बकवास है? मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया जा रहा है? पहले आप ये बताइए, आपका कंप्यूटर कहाँ पर है? कंप्यूटर? अजीब जबरदस्ती है। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं किसी भी शरीफ के घर में आके आप उसे परेशान करें। मेरा भाई हाई कोर्ट में वकील है, 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों की वर्दी उतरवा दूंगी। देखिए मैडम, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। कहाँ है कंप्यूटर? स्टडी रूम में। प्रसाद, सुभाष, मैं कह रहा हूं आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मिल गया सब कुछ? लेके चलो। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए। यू आर मिस्टेकन। अरे क्या बात है, आप ऐसे कैसे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोफेसर साहब, अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बता दीजिए। वैसे भी आपके घर से मिले सामान को हमारे IT एक्सपर्ट्स चेक कर रहे हैं। कर लीजिए सर, जितना करना है कर लीजिए, अपनी तसल्ली, मैं निर्दोष हूं। सर, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुनील जी ने भिलाई से बम पार्सल करने से पहले इंटरनेट पर बम बनाने के एक नहीं बल्कि ढेरों वीडियो देखे हैं, और उनके पेन स्टैंड से जो पेन ड्राइव बरामद हुआ है उसे रिकवर करने पर वो लेटर मिला है जो आपको पुलिस स्टेशन भेजा गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, फंसा रहे हैं मुझे। फंसा नहीं रहे, बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब,
अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बोल दीजिए, वरना हमारी पिटाई के आगे तो भूत भी बोल पड़ते हैं। बोलो। हाँ, मैंने ही वो बॉम्ब बनाया है। मैंने ही उसे पार्सल बना के अमोदिनी के घर पे भेजा, बदला लेने के लिए। ये किसका कुरियर है भाई? ओह, शेखर का। माँ, कुरियर आया है शेखर के लिए, जब आए तो दे देना। मैं अमोदिनी के पूरे परिवार को मार देना चाहता था। मैं अमोदिनी को मार देना चाहता था। उसने मेरी प्रिंसिपल की पोस्ट मुझसे छीन ली, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा हक। प्रसाद सर, प्रोफेसर साहब के खिलाफ चार्जशीट दायर करो। बदले की भावना ने एक इंसान को हैवान बना दिया था, इस कदर कि उसने 2 मासूमों की जिंदगी मौत के हवाले की और एक मासूम को विधवा बना दिया। जितनी मेहनत सुनील पंडा ने बम बनाना सीखने में की थी, उतनी लगन और मेहनत से अगर अपना काम किया होता तो उसे प्रिंसिपल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पर खुद के बेहतर होने की गलतफहमी और ईर्ष्या ने उसे अपराधी बना दिया और उसने खुद को सांत्वना देने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया, जिसमें एक परिवार तबाह हो गया। मैंने ये मुकाम अपनी मेहनत से पाया था, लेकिन आज इस मुकाम से मुझे नफरत हो रही है, क्योंकि इसने मेरा परिवार उजाड़ दिया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए सुनील इतना आहत है, तो मैं ये कुर्सी छोड़ देती। अरे कुर्सी क्या, मैं नौकरी छोड़ देती। मेरे बेटे, मेरी सास की जिंदगी, मेरे बहू के भविष्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था इस संसार में। मेरा संसार उजड़ गया। शायद मैं ये नौकरी भी ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे ये हर पल याद दिलाएगी कि इसकी वजह से एक पागल इंसान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। किधर गया? मम्मा, जीरा किधर है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? जीरा चाहिए, आप इसमें डालना है, नहीं मिल रहा है। ये रहा, सामने तो पड़ा है। अरे हाँ, मिल गया। माँ, बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझसे खाना मत बनवाया करो, अंधी हो जाऊंगी मैं एक दिन। अच्छा, हम तो रोज ही खाना बनाते हैं, हम तो अंधे नहीं हुए। झोंक की बाप से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी? अरे वाह, मेरी ब्यूटी क्वीन के नखरे बड़े हैं। अच्छा जा बेटा, जाके तू खेल, मैं कर लूंगी। थैंक यू मम्मा। यही तो चाहती थी। अच्छा, जा। इस गोल घूमती दुनिया के एक छोटे से हिस्से पे हम सब अपने सपनों के, अपने अपनों के इर्द गिर्द खुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं, पर मेरी हर मुस्कान इस भरोसे पे भरपूर है कि मेरे पापा हम सब की सुरक्षा का कवच है। मैं, माँ, आस्था दीदी, बिट्टू और पापा हम सब खुश थे, लेकिन उस दिन ने मुझे इतना डरा दिया कि हम सब। अरे आशाली, स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स फिर से शुरू हो गए। अब बिट्टू भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब तो हमें स्कूल से अकेले ही घर पे जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा है ना, स्पोर्ट्स के चक्कर में हमारी जल्दी छुट्टी हो गई, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर पार्टिसिपेट करना भी है ना, तो स्कूल वाले कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते तो करते। इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर बाल, और पता है मैं ऐसे चलती। अरे सपने देखना छोड़ दे प्रिया, हमारे स्कूल में कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इस साल स्कूल में हेड बॉय मैं ही बनने वाला हूँ, तो स्कूल कमेटी से बात करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल दूंगा। चल प्रिया, मेरा घर तो आ गया, अब तू अपने घर जाएगी या मेरे घर रुकेगी? नहीं यार, आज आस्था दीदी घर आ रही है, तू जा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर जंगल में संभल कर जाना, जंगल में भालू भी है और तुम्हारे पीछे कचालू भी। चल जा, बाय। ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो,
क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में भालू मिल गया तो? मैं नहीं डरती किसी बालों से और नहीं किसी कचालू से। ये ले अपनी छतरी। अरे रख रख, बाद में दे देना। नहीं नहीं रख। जा, मैं जा रही। बाय बाय। ताला लगा हुआ है। भैया ये रख दीजिए। अरे आस्था, आ गई बेटा। मम्मी। क्या माँ, ससुराल से मायके मैं आई हूँ और यहाँ कोई है ही नहीं मेरा वेलकम के लिए। कहाँ है बिट्टू और प्रिया? अरे बिट्टू की तो स्पोर्ट डे की तैयारी चल रही है तो अपने दोस्त के घर ही रुक गया है। हर प्रिया आ ही रही थी पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंची है। मैं तो अड़ोस पड़ोस में भी पूछ के आ गई कि कहीं खेल ना रही हो किसी के घर, पर वो किसी के घर नहीं है। वो अकेली आ रही थी क्या? नहीं, वो शालिनी के साथ आ रही थी, पर शालिनी का घर तो बहुत पहले पड़ जाता है ना। रुको माँ, मैं फोन करती हूँ शालिनी को। शालिनी, जरा देखना किसका फोन है। हेलो। हाँ शालिनी, मैं आस्था बोल रही थी। प्रिया अभी तक घर नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची? पर प्रिया तो चली गई थी और अभय भी था उसके साथ। अभय? नंबर है तुम्हारे पास उसका? हेलो। हेलो अभय बेटा, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। शालिनी ने बताया कि तुम प्रिया के साथ आ रहे थे, पर प्रिया अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या? पर आंटी जी, मेरे घर वाले रास्ते तक तो प्रिया मेरे साथ ही थी। पर अभय बेटा, वो अभी तक घर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ रह गई? क्या मैं? आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ बोलो। क्या? अरे रात हो गई, बेटी अब तक घर नहीं आई है और तुम अब बता रही हो मुझे? भारी, दुकान बंद करो, चलो जल्दी। प्रिया! 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 तेरे पापा मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अरे मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, पर नहीं, उन्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। माँ, पापा से जितना बनता है वो करते हैं और मैं भी तो स्कूल से अकेली आती जाती थी। क्या मुझे कभी कुछ हुआ? अरे बेटा, अनहोनी कहकर नहीं आती है, पर तू ये बात नहीं समझेगी। हे माँ पहाड़ों वाली, मेरी प्रिया की रक्षा करना, मेरी प्रिया की रक्षा करना। सब मेरी बच्ची खो गई है। सब प्लीज प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। सब क्या हुआ आपकी बेटी को? सोलन की स्कूल में पढ़ती है और रोज जंगल के रास्ते से हमारे टिकड़ी गांव पहुंचती है, अभी तक आई नहीं है साहब। मिश्रा, फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करो, उनसे के बच्चे को ढूंढे। आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलिए साहब। प्रिया! 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 रात भर प्रिया की तलाश जारी रही, लेकिन सुबह तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने प्रिया के दोस्त शालिनी और अभय से भी पूछताछ की, लेकिन ये पूछताछ महज औपचारिकता बनकर रह गई और जल्द ही एक सूचना सामने आई। सर, जंगल में बच्ची की लाश मिल गई है सर। प्रिया, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे।
साहब, देखिए साहब मेरी बच्ची। सर, जब ये बॉडी मिली इसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। लगता है मर्डर से पहले रेप किया गया है बच्ची के साथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए कैमरा। बच्ची की डेथ हो गई, यहाँ पे फोटो निकाल रहे हैं। बंद कर। प्रिया के रेप और मर्डर केस ने जल्द ही ऐसा विकराल रूप ले लिया कि ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बड़ी चर्चा बन गई। सोलन की टेकड़ी गांव की रहने वाली प्रिया के साथ न सिर्फ दुष्कर्म हुआ बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई। कानून मंत्री ने पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए ये भरोसा दिलाया है कि प्रिया मर्डर और रेप केस की जांच के लिए तुरंत एसआईटी का गठन किया जाएगा। इस केस पे जल्द ही एसआईटी का गठन हुआ और केस की अगुवाई हिमाचल प्रदेश के एसपी मुकुंद लखनपाल को सौंप दी गई और एसपी मुकुंद लखनपाल ने सोलन पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले का संज्ञान लिया। सर, प्रिया को आखिरी बार अभय और शालिनी नाम के स्टूडेंट के साथ देखा गया था। सर, पहले शालिनी का घर आता है और उसके बाद अभय का। और अभय ने हमें बताया था कि प्रिया तुंगड़ा रोड से होते हुए अकेले ही अपने गांव टेकड़ी की तरफ गई थी। यानी आखिरी बार उस अभय ने ही इसको देखा था। राजीव, कहीं ये लड़का कुछ छुपा तो नहीं रहा है? सर, अभय से बात करके ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन सर प्रिया की हालत देखकर लग रहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। प्रिया का स्कूल है सोलन में। अभय और शालिनी के बयान के मुताबिक वो उन दोनों के साथ आई धौली पट्टी और धौली पट्टी से तुंगड़ा रोड तक वो अकेले अभय के साथ गई, जहां अभय का घर है, और प्रिया की लाश मिली है तुंगड़ा रोड की इस खाई में। तो वारदात वाले दिन स्कूल से लेकर क्राइम सीन तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब पता करो, जितने भी डिटेल्स पता चल सकते हैं। और ये जो शालिनी और अभय हैं, हो सकता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो, तो इनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई करो और कोई भी संदिग्ध बात पता चलती है तो हमें अपडेट करो। ठीक है सर। एसआईटी की पूरी टीम मुस्तैदी से इस दुष्कर्म को अंजाम देने वालों की तलाश में जुट गई, पर प्रिया के साथ हुई घटना ने लोगों का मन इतने खौफ से भर दिया कि उस क्षेत्र के लोग अपनी बच्चियों को अकेले घर से बाहर भेजने में भी डर रहे थे। अभय प्रिया को आखिरी बार देखने वाला चश्मदीद था, लेकिन क्या उसने सच बोला था, इसकी जांच भी पुलिस कर रही थी। वहीं प्रिया को खो चुका प्रिया का परिवार अब भी सकते में था और एसपी मुकुंद लखनपाल प्रिया के पिता से प्रिया के दोषियों तक पहुंचने के संकेत खोज रहे थे। विनोद जी, हो सकता है कि आपकी बेटी पर पहले से किसी की बुरी नजर रही हो, कभी उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई भी ऐसी बात जो प्रिया ने कभी आपको बताई हो? नहीं, वो तो उस जंगल के रास्ते से हमेशा आती जाती थी। हमें सिर्फ एक बात का डर था, कहीं कोई जंगली जानवर से उसे खतरा ना हो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आज का इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक। हाँ राजीव, बोलो। सर, टुंगड़ा रोड जिस रास्ते से प्रिया अपने घर की तरफ जा रही थी, सर उसी रास्ते पे आगे अभिषेक का गोडाउन पड़ता है। और सर, स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस शाम प्रिया के साथ ये हादसा हुआ, अभिषेक को अपने गोडाउन में काम करने वाले वर्करों के साथ शराब पीते हुए देखा गया। तो हो सकता है प्रिया का गैंग रेप इन शराबियों ने किया हो। एक काम करो, सबको उठा के लाओ। ठीक है सर। नाम क्या तेरा? बीजू साहब। अभिषेक कहाँ है? क्या हुआ सर? मैं ही अभिषेक हूँ। सिराज, विभास, बाबू और रूपक, ये चारों कौन है और इस वक्त कहाँ है? सर ये सिराज है और बाकी सब पार्टी को डिलीवरी देने गए। लेकिन बात क्या है? थाने चलो, सब बताता हूँ। डालो इन सबको। सर लेकिन बात क्या है? बोल। सर, हम मानते हैं कि कल हम सब साथ में थे, लेकिन ना मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे वर्कर्स ने। साहब, प्रिया को हमने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। हमारे गांव की लड़की है वो, उसके साथ हम ऐसा क्यों करेंगे? साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। सर, आप यूं हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। टिकड़ी गांव का पुराना खानदानी आदमी हूं मैं। खानदान तो तेरा रहा नहीं, और जो लोग तेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक बच्ची का रेप और मर्डर करते हो तुम लोग। ये ऐसे नहीं बताएगा, कस के तोड़ो इन सबको। सर, मैं कुछ नहीं कह रहा सर। इनकी एकता ऐसे टूटने वाली नहीं है, सबका डीएनए करवाओ। और वो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का स्टेटस क्या है? सर, रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। कुमुद चल अंदर चल। करे नहीं आएगी प्रिया। कुमुद रो ले,
रो ले, वरना ये अंदर का जख्म नासुर बन जाएगा। बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझसे खाना मत बनवाया करो। चौक की बाप से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी? देखिए, पीड़िता प्रिया की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 6 संदिग्धों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। वो सब के सब उसके गांव के ही हैं। ये भी सामने आया है कि अक्सर प्रिया स्कूल से घर वापस जाते वक्त अभिषेक टेहरी की जीप से लिफ्ट लिया करती थी। वारदात वाले दिन ये अभिषेक टेहरी और उसके 5 कर्मचारी टुंगड़ा रोड के पास शराब पीते हुए नजर आए थे। और हमें पक्का यकीन है कि वारदात वाली शाम पहले इन लोगों ने पीड़िता प्रिया को लिफ्ट दी अपनी जीप में, फिर जंगल के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस डिपार्टमेंट को पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है और हम उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उन 6 लोगों का डीएनए टेस्ट भी करवा रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कुमुद दीदी, मेरे पति सिराज को बेकार में घसीटा जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया था प्रिया के साथ। विनोद जी, मेरे बेटे बीजू ने भी कुछ नहीं किया। भला अपने ही गांव के लोग ऐसा थोड़े ना कर सकते हैं। देखिए, ये तो भगवान ही जानता है कि मेरी बेटी का दोषी कौन है, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। पर विनोद जी, पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन निर्दोषों को दोषी बनाना चाहती है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष, तो मैं पुलिस के काम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ? देखिए, आप लोग जाइए यहाँ से। सर, इन सब की एकता टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि सर, उन्होंने कबूल नहीं किया है कि प्रिया का मर्डर और रेप उन्होंने ही किया है। लेकिन सर, जब हम इनका डीएनए टेस्ट करा के इन्हें थाने रिटर्न ला रहे थे, तो वो लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी ही वजह से हुआ। हटो। बीजू, साले तेरी वजह से हमें सब झेलना पड़ रहा है। मेरी वजह से? क्या बोल रहा है बेसिराज? कोठे पे कौन जाता था? चल, किसको लगी थी? कमीने साले, खुद की बीवी तो संभालता नहीं है, मुझे बोल। एक काम करो, इन सबको एक ही लॉकअप में बंद करो और ऑब्जर्व करो। हो सकता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले इनका कबूलनामा आ जाए। ठीक है सर। मैं डर गई, पापा बचाओ। मैं शेर हूँ। आपने मुझे तो समझा दिया कि प्रिया अब नहीं आएगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? जानता हूं तुम मुझे ही कोसोगी। मैंने कोताही बरती उनके स्कूल आने जाने, पर मेरे जैसे बहुत है दुनिया में जो अपने बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन ये बंदोबस्त नहीं कर पाते कि उनका बच्चा बस मोटर में स्कूल आ जाए। और दोष सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी दुनिया का दोष है। चाहे फूल मसल दिए जाते हैं और कांटों का मोल भाव होता। हाँ जी, बोलो। What?
किसने मारा इसको? किसने मारा इसको? एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आए 6 सस्पेक्ट्स में से एक सिराज की कस्टोडियल डेथ ने इस केस में विरोध की ऐसी चिंगारी फूंक दी कि इन 6 सस्पेक्ट्स के परिजन पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाने लगे। मेरे पति निर्दोष थे, उन्होंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया था। पुलिस ने उन पे झूठा आरोप लगा के मारा। सिराज क्या, मेरा बेटा बिज्जू और उनके मालिक अभिषेक और बाकी के सभी लोग निर्दोष हैं। पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए इन मासूमों पर अन्याय कर रही है। कस्टोडियल डेथ के विक्टिम शिराज और बाकी 5 लोग क्या वाकई में प्रिया के गैंग रेप और मर्डर के दोषी हैं? अगर ऐसा है तो उन सभी सस्पेक्ट के परिजन जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? अगर सच है तो वो कौन बड़ा आदमी है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? सोलन पुलिस! 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 बीजू की कस्टोडियल डेथ के बाद एसपी मुकुंद लखनपाल समेत एसआईटी के कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सर, प्रिया गैंगरेप और मर्डर केस के 6 संदिग्धों में से एक सिराज की कस्टोडियल डेथ की एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा है कि सिराज का बाकी 5 सस्पेक्ट से झगड़ा हुआ था और जब ये झगड़ा हुआ उस वक्त ड्यूटी कर रहा कांस्टेबल टॉयलेट गया था और जब वो वापस आया तब तक सिराज मर चुका था। लेकिन सिराज कैसे मारा गया ये इस केस का सेकेंडरी पहलू है। सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि सिराज समेत एसआईटी के जो 6 सस्पेक्ट थे क्या वाकई उन्होंने प्रिया के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया? सर, उन्होंने कन्फेस नहीं किया था और एसआईटी उनके डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रही थी। डीएनए रिपोर्ट तो क्या, अभी तक प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। लाइट द एग्जामिनिंग डॉक्टर्स, आई नीड हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। जी सर। और रही बात इन 5 सस्पेक्ट्स की, तो इनसे सच उगलवाने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार हमें भी नहीं करना चाहिए। सिराज को मार के तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम लोग मर्डर तो कर सकते हो। अब प्रिया को मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया था ये बताओ। सर, हम तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि हमने प्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही हमने सिराज को मारा। सर, सिराज तो पहले से ही बेचारा बहुत परेशान था और गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और उसका पैर फिसल गया। और सर, उस वक्त हवलदार भी ड्यूटी पर नहीं थे और उन्होंने हम पर झूठा आरोप लगा दिया। देख बेटा, ये तो सोचना मत कि तुम में से एक मर गया तो पुलिस वाले डंडे को हाथ नहीं लगाएंगे। साहब, हम पहले भी बहुत पिट चुके हैं, आप भी मार लो। तुम्हारी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, पर अगर जेल में जाके व्यायाम ही करना है तो हमारी कसरत क्यों करवा रहा है? जो सच है वो उगल दो, क्योंकि मुझे ये केस बहुत जल्दी क्लोज करना है। सर, हमें भी बहुत जल्दी है कि कब आप हम पर विश्वास करें और हमें यहाँ से बाहर करें। सर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई या फिर मगरमच्छ के आंसू, क्या अप्लाई करें इन पे? इंसाफ में भले देर हो जाए, अंधेर नहीं होना चाहिए। केस कोई भी हो, ये मुहावरा हर केस में एप्ट बैठता है और इस केस की जड़ में उतरने के लिए हमें उस दिन से शुरुआत करनी होगी जब प्रिया अपने दोस्त शालिनी और अभय के साथ स्कूल से आ रही थी। शालिनी ने बताया कि उसने प्रिया को अभय के साथ छोड़ा था और अभय ने बोला कि उसने प्रिया को उसके घर वाले रास्ते पे छोड़ा था। पहले इन दोनों बच्चों को टटोलते हैं, देखते हैं कि अंजाम से पहले गुनाह का बीज कहाँ से अंकुरित हुआ। सर, शालिनी कालिंदी गांव में रहती है और अभय तुंगला रोड के पास रहता है। इनके घर का रास्ता नापने से पहले हमें प्रिया के घर वालों से मिलना चाहिए, शायद उनसे मिलकर हमें सही रास्ता मिल जाएगा। राइट सर। मम्मी, मेरी टी शर्ट का बटन टूट गया है। कल स्कूल में फुटबॉल मैच भी है, सिल दो ना। क्या जरूरत थी तुझे फुटबॉल मैच में हिस्सा लेने की? अगर उस दिन तू अपनी बहन के साथ होता ना तो आज वो हमारे साथ होती। मुझे भी आता है। 200 करने नॉन स्टॉप, तेरे गोल करने से कम मुश्किल नहीं है। तुझे तो धूल मिट्टी पसंद नहीं है ना, फिर क्यों नंगे पैर रस्सी कूद रही है? पागल, रस्सी कूदने से ना हाइट बढ़ती है और मिस वर्ल्ड बनने के लिए ना लंबी हाइट की जरूरत है, समझा? अरे लेकिन तू मिस वर्ल्ड बनेगी कब? अभी 16 क्यों ना, जब 18 के जाऊंगी तब। काउंटडाउन शुरू। अरे पहले पापा से तो पूछ ले कि वो तुझे मिस वर्ल्ड बनाएंगे या नहीं। तुझे फुटबॉलर बना सकता हूँ तो प्रिया को मिस वर्ल्ड नहीं बना सकता? हाँ?
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, कितना हुआ? 125, 126। 120। आउट हो गई, आउट हो गई, आउट हो गई। मम्मी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं दीदी के साथ आता तो दीदी के साथ ऐसा नहीं होता। हे बेटा, उसके दोषी तुम नहीं हो। हम सब तो उससे बहुत प्यार करते हैं ना। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो या तो प्रिया जानती थी या उसके दोषी। लेकिन प्रिया को आखिरी बार सही सलामत उसके दोस्तों ने देखा था, शालिनी और अभय ने। तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि वो दोनों बच्चे आपसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं। और फिर वो बच्चे भला हमसे कुछ क्यों छुपाएंगे? देखिए विनोद जी, बच्चे अक्सर वही बोलते हैं जो उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, और प्रिया से जुड़ी हर बात को जानना हमारा फर्ज है। एक खुली हुई किताब की तरह थी हमारी बेटी। उसने हमसे कभी कुछ छुपाया नहीं। और पुलिस तो बोल रही थी कि प्रिया के साथ अभिषेक और उसके कर्मचारियों ने। पर आप देखिए, वो लोग अभी भी शक के दायरे में हैं, लेकिन आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर दायरा तय करना चाहते हैं। सुनिए, शालिनी जी सर, मैंने पहले भी बोला था सबको कि प्रिया मेरे साथ मेरे घर तक ही थी और उसके बाद वो अभय के साथ चली गई थी। बेटा, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अभय और प्रिया कैसे दोस्त हैं। मेरा मतलब है, अभय प्रिया के साथ कुछ। नहीं सर, वो तो प्रिया से प्यार करता था। लेकिन ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? नहीं, पर वो सब अभय पे शक कर रहे थे और मैंने इस बारे में अभय से बात भी की थी। अभय, सच सच बता, प्रिया को भालू ने गायब किया है या तू कुछ छिपा रहा है? पागल हो गया शालिनी, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तूने उसको घर तक क्यों नहीं छोड़ा? मैंने बोला था उसको, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। मैंने सोचा भी था कि उसके पीछे पीछे चला जाऊं, लेकिन काश में चला गया होता तो ये सब नहीं होता। बेटा, आपने बताया कि अभय प्रिया को पसंद करता था, लेकिन क्या प्रिया अभय को पसंद करती थी? पसंद तो करती थी, लेकिन प्रिया ने मुझे कभी नहीं बताया कि अभय ने उसे प्रपोज किया था। सर, मैंने उस दिन प्रिया को पहली बार प्रपोज किया था। उसके बाद तो वो शालिनी को कैसे बताती? मतलब तुम्हारे पहली बार प्रपोज करने के बाद ही प्रिया के साथ ये सब हो गया। और अब तो हम प्रिया से ये बात कंफर्म भी नहीं कर सकते कि उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था या डिनाई किया था। नहीं सर, उसने डिनाई नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था। प्रिया, प्रिया, रुको प्रिया, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मुझे क्या, पूरे स्कूल को तुम पसंद हो। अबे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ओके ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं तो फ्रेंड तो बन सकते हो ना? वो तो मैं हुई, लेकिन वो वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं। देखो, जब मैं बड़े होके ब्यूटी क्वीन, बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना, तब हम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में सोचेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हम BF नहीं, BFF होंगे, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ठीक है? अबे, कुछ छुपा नहीं रहे ना? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। सर, एन ओल्ड फ्लेम और एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, क्या अप्लाई करें इस लड़के पे?
किताब के कवर को देखकर किताब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर सर मीडिया और उन 6 संदिग्धों के परिवारों का आरोप है कि किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन लोगों को फंसाया जा रहा है। अब थ्योरी चाहे मीडिया की हो या बरगलाई हुई जनता की, उसको चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। और जब तक डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, बाकी 6 सस्पेक्ट्स के परिवार वालों को भी टटोलो, क्योंकि सिराज की मौत का उन्होंने भी काफी बवाल मचाया था। साहब, सिराज जी ने कुछ नहीं किया था, उन्हें फंसाया गया था। साहब, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। जिस शाम प्रिया के साथ ये सब कुछ हुआ, वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। लेकिन उस शाम तो आपके बेटे को अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा गया था, और आप कह रही हैं मैं मानती हूँ वो वहाँ गया था, लेकिन फिर वो मेरे पास वापस आ गया था और उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर गया था। सिराज और बीजू के बाद सीबीआई ने बाकी सस्पेक्ट्स के परिजनों से पूछताछ की। वहीं इस केस में अभय और उसके पिता की भूमिका को भी टटोला जा रहा था। प्रिया को खो चुका उसका परिवार इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रिया के साथ क्या इंसाफ होने वाला था, ये अब भी जांच का विषय बना हुआ था। सर, ये प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी शाम हुई जिस दिन उसे शालिनी और अभय के साथ देखा गया। सर, प्रिया का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों फ्रैक्चर किया गया था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। सर, इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि प्रिया के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था। प्रिया की बॉडी से सिर्फ एक ही डीएनए सैंपल मिला था, यानी उसका रेप सिर्फ एक ही इंसान ने किया था। लेकिन उन 6 में से कौन एक? सिराज या बाकी 5 में से कोई एक? सर, ये तो उन 6 की डीएनए रिपोर्ट आने से ही क्लियर होगा। लेकिन सर, बीजू के बारे में पता चला है कि उसका सेक्स वर्कर्स के यहाँ आना जाना था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, 4-5 दिन और लग जाएंगे। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थ्योरी बना रही है कि प्रिया का रेप और मर्डर बीजू के हाथों हुआ, लेकिन बीजू के साथ साथ उन 5 को भी एसआईटी उठा के लेके आई। सिराज ने भी पहले बीजू को ब्लेम किया था। बीजू, साले तेरी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद सिराज की कस्टोडियल डेथ और एसआईटी की ये रिपोर्ट कि उन 5 ने मिलकर सिराज को मारा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिराज का इस कांड में कोई हाथ हो ही ना, लेकिन उन 5 को ऐसा लगा कि सिराज उनके बारे में कुछ जानता है और वो मुंह खोल देगा, इसलिए पहले उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा हत्या में तब्दील हो गया। विक्रांत, उन 5 को नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी करो। मुझे ऐसा लगता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रिया के रेप, मर्डर और सिराज की कस्टोडियल डेथ का राज सामने आ जाएगा। ओके सर। आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सात मार्च की शाम तुम, अभिषेक, सिराज, बाबू, रोपक, विभास कहाँ शराब पी रहे थे? टुंगड़ा रोड के पास। उस शाम प्रिया भी टुंगड़ा रोड से जा रही थी, देखा था उसको? हाँ, देखा था उसे। वो उसी रास्ते से जा रही थी। प्रिया के साथ क्या किया? लिफ्ट दी थी ना उसको जीप में? नहीं, लिफ्ट नहीं दी थी हमने। वो चली गई थी, लेकिन फिर बीजू गया था। बीजू प्रिया के पीछे गया था? नहीं, घर गया था। माँ को अस्पताल लेके जाना था। तो सिराज को क्यों मारा? मारा नहीं, उसका पैर फिसल गया था। इनके नार्को टेस्ट से आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मतलब सर, ये लोग जो शुरू से बोल रहे थे उनके वही बयान क्लियर करता है नार्को टेस्ट। लेकिन इनके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ज्यादा मेकअप मत कर देना। फिक्र मत करो दीदी, मुझ जैसा मेकअप करने वाली ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मैं इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि लड़का आपका हो जाएगा, और फिर शादी के बाद ये कमरा मेरा। दीदी, मैं आपके साथ सो जाऊं? प्रिया दीदी के जाने के बाद उस रूम में सोने से मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बिट्टू, आ जाओ। सर, ये क्राइम सीन की फुटेज। प्रिया की बॉडी इस स्पॉट पे मिली है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम को हुई थी, अंधेरा होने से पहले। सर, रात होने तक इस एरिया में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सर, जिस तरीके से प्रिया के रेप से पहले उसके साथ स्ट्रगल किया गया,
उससे साफ है कि वो चिल्लाई भी होगी, लेकिन इस केस में अभी तक कोई विटनेस सामने नहीं आया। तो सर हो सकता है कि प्रिया को कहीं और मारा गया हो और उसकी बॉडी को डंप यहाँ पर कर दिया हो। विक्रांत, इस रास्ते पर जितने भी गांव पड़ते हैं और जो गांव वाले यहाँ से रोजाना आते जाते हैं उन सबसे पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो लेकिन किसी डर की वजह से कुछ बता नहीं रहा। ओके सर। प्रिया रेप और मर्डर केस में एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन उन 6 सस्पेक्ट्स को आरोपी मानने की संभावना पर रुक गई थी, लेकिन उन 6 लोगों को अपराध करते हुए किसी ने विटनेस किया था या नहीं, ये एसआईटी पता नहीं लगा पाई थी। सीबीआई क्राइम सीन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करके 7 मार्च की शाम प्रिया के साथ हुए अपराध के विटनेसेस ढूंढ रही थी और इस बीच उन 6 सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट आई, जिसमें से एक की कस्टोडियल डेथ हो चुकी थी। सर, उन 6 लोगों की डीएनए रिपोर्ट, सर उन 6 लोगों में से किसी का भी डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता है। यस सर, प्रिया का रेप और मर्डर करने वाला कोई और ही है, जिसको ढूंढने के लिए फिर से नए मुर्गे और नए मुहावरे जोड़ने होंगे सर। व्हाट अबाउट अभय? सर मुझे नहीं लगता कि अभय होगा, क्योंकि प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए को फिर से एग्जामिन करने के बाद सामने आया कि जिसने भी प्रिया का रेप किया उसकी उम्र 25 से 32 साल के बीच की होगी। 25 से 32, यानी कि अब ये हमारा सर्च क्राइटेरिया होगा। विक्रांत, टिकरी और आसपास के गांव और ज़रूरत पड़े तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्च करो। सभी पुलिस स्टेशन की मदद लो। 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लो और उन्हें प्रिया की बॉडी पे जो डीएनए मिला था उसके साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं सबको तोड़ो। लेकिन सर इन 5 का क्या करना है? अब तो मीडिया इस सिराज के कस्टोडियल डेथ का और भी बड़ा इशू बना देगी। एसआईटी जिन 6 सस्पेक्ट्स को प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, सीबीआई ने उन 6 लोगों में से 5 जिंदा बचे हुए लोगों को रिलीज कर दिया है। लेकिन जो छठा व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में मारा गया था उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का दोषी कौन है। विक्रांत, ये लोग सिराज की मौत के लिए पुलिस को दोषी मान रहे हैं, लेकिन उन 5 पर नजर रखना, क्योंकि सिराज की मौत के लिए वो अभी भी शक के दायरे में है। अब सोलन जिले में रहने वाले 25 से 32 साल के बीच के मेल हिस्ट्री शीटर्स ही नहीं, बल्कि उस हर आदमी का डीएनए लिया जा रहा था जो उम्र के इस दायरे में आता था। प्रिया का रेप और मर्डर हुए महीने के बाद महीने गुजर रहे थे और एक लंबी चौड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ये केस अब भी डेड एंड पे नजर आ रहा था। ये पता चला ये फोन सर, प्रिया के गांव और आसपास के एरिया के 25 से 32 साल के लगभग 250 लड़कों के डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन इसमें से एक का भी डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता है। विक्रांत, हमने अभी तक उन्हीं लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए हैं जो लोग इस इलाके में रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस किसी ने ये कांड किया है वो यहाँ का रहने वाला हो ही ना, बल्कि किसी का रिश्तेदार हो जो वारदात वाली शाम को यहाँ मौजूद था। एक काम करते हैं, एडवांस डीएनए टेस्ट करवाते हैं, जैसा हमने दिल्ली वाले केस में करवाया था। हमारे पास अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल मौजूद हैं उन सबको प्रिया की बॉडी पर मिले डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। ये चेक करो कि किसका डीएनए सबसे ज्यादा मैच होता है, और जिस किसी का डीएनए सबसे ज्यादा मैच होगा शायद उससे हमें यह पता चले कि उस आदमी ने जिसने प्रिया के साथ रेप और मर्डर किया था वो इसका कोई रिश्तेदार हो। ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में भालू मिल गया तो? मैं नहीं डरती किसी बालों से और नहीं किसी कचालों से। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया प्रिया। एडवांस डीएनए करके सीबीआई अब एक ऐसी कोशिश कर रही थी जो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, और इस केस को नतीजे तक ले जाने के लिए अभी और भी मशक्कत बाकी थी। सर, जिन 250 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था उसमें से एक का डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से 30% तक मैच करता है। कौन है वो? केशव चैनल, टिकड़ी गांव का ही रहने वाला है। जी देखिए सर। यानी कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जिस आदमी ने प्रिया का रेप और मर्डर किया वो इस केशव चैनल का रिश्तेदार हो सकता है। इसके खानदान के सभी मर्दों की कुंडली निकालो और ये पता करो कि जिस शाम प्रिया का मर्डर और रेप हुआ इसका कौन सा रिश्तेदार इस एरिया में मौजूद था। ओके सर। केशव है घर पे? जी।
जी बोलिए। केशव जी, आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अम्मा जी पिताजी है, और चाचा जी पिछले साल गुजर गए थे, तो चाची है और बेटी है उनकी, मेरी चचेरी बहन। और इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है? नहीं सर, बस इतने ही है परिवार के लोग। अच्छा ये बताइए कि 7 मार्च को आपका कोई रिश्तेदार आया था आपके यहाँ पर? नहीं साहब, नहीं, कोई नहीं आया था। सर, केशव के घर में केशव के अलावा आदमियों में सिर्फ उसका 65 साल का बाप है, और किसी आदमी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। यानी कि कुछ छुपा रहा है। विक्रांत, आसपास अच्छे से पता करो। मुझे लगता है 7 मार्च को इसका कोई ना कोई मेल रिलेटिव यहाँ जरूर आया होगा। ओके सर। सर, ये सुनील चैनल है, केशव का चचेरा भाई। केशव के पड़ोसियों ने इसका स्केच बनवाया, सर मैंने इसकी सारी डिटेल्स निकाली है। कई सालों से ये दिल्ली में था। 2016 में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर गया। कुछ टाइम बाद इसे बेल मिली और बेल मिलते ही फरार हो गया। दिल्ली पुलिस भी इसे ढूंढ रही है सर। तो 7 मार्च जिस शाम प्रिया का रेप और मर्डर हुआ, ये सोलन में था? यस सर, केशव के पड़ोसियों से इन्फॉर्मेशन मिली है। इसका मतलब है केशव के घर वाले तो नहीं बताएंगे कि ये सुनील अभी कहाँ है। एक काम करो विक्रांत, केशव के घर के सभी सदस्यों के फ़ोन सर्विलेंस पर डालो। हो सकता है ये सुनील किसी के टच में हो, और अपने सोर्सेज से ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये सुनील इस वक्त कहाँ हो सकता है। ओके सर। सर, सुनील की मां को सुनील का एक कॉल आया था। किस नंबर से कॉल आया था? सर, नंबर प्रकाश शर्मा का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक फार्म हाउस के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुनील ने जिस नंबर से फ़ोन किया था उसे ट्रैक करो। क्या हुआ? ये सुनील चालान कहाँ है? सब सुनील चालान तो यहाँ नहीं है। अंदर जाके चेक करो। साहब, वो हमारे इधर दिहाड़ी मजदूरी करता था। कहा माँ बीमार है और छोड़कर चला गया। और ये प्रकाश शर्मा कौन है? मैं ही प्रकाश शर्मा हूँ। तो उसने तुम्हारे नंबर से यहाँ से कॉल किया? हाँ साहब, मेरे ही नंबर से उसने अपनी माँ को कॉल किया। कितना टाइम पहले निकला वो? काफ़ी टाइम हो गया उसे। केशव का चचेरा भाई सुनील उस फोन कॉल के बाद अपनी मां और केशव की चाची से मिलने नहीं पहुंचा, पर सीबीआई की टीम केशव के परिवार पर नजर रखे हुए थी और सुनील लगातार अपने परिवार के लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा था, पर सीबीआई अब तक उसकी कॉल को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई थी और केशव के परिवार से भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। सोलन, शिमला, बिलासपुर, हर बार अलग अलग जिले से कॉल करता है, और शायद ये उन एरिया से कॉल करता है जहाँ ये दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। एक बात कॉमन है, कभी भी अपने फोन से कॉल नहीं करता। एक काम करो विक्रांत, आसपास के जितने भी फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन्स और फैक्ट्रीज हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। अपने आदमी वहां तैनात करो। इस बार ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। और माँ मैं आऊँगा मिलने तुझसे जल्दी। ठीक है, मैं रखता हूँ। धन्यवाद मैनेजर साहब, चलते हैं। जाने से पहले हमसे नहीं मिलोगे? विक्रांत, अब सच सच बोल, उस दिन क्या हुआ था? साहब, उस शाम को ना मैंने उस लड़की को देखा था साहब। उसे देखते ही मेरा मन मचल गया था साहब। तेरा मन मचल गया था, लेकिन उस मासूम बच्ची पर उस वक्त क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा है तुझे? हाँ? सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसका डीएनए प्रिया की बॉडी पे पाए गए डीएनए से मैच भी हो गया। सुनील पे प्रिया के रेप और हत्या का केस फाइल किया गया, लेकिन सिराज की कस्टोडियल डेथ क्यों हुई थी इसकी अब भी जांच चल रही है। लेकिन प्रिया को मिला इंसाफ भी उसके परिवार में प्रिया की कमी दूर नहीं कर पाएगा। जंगली भालुओं से डरना, उनसे सतर्क रहना सिखाया, पर यह बताना भूल गया कि इंसान किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक है। 7
और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।